घर से भागकर शादी करने वाली बेटियों के लिए। ट्रेन के एसी कोच में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो हेलो सर, क्या आपके पास इस मोबाइल का पिन है? उसने अपने पर्स से एक मोबाइल निकाला था और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और बर्थ के नीचे से अपना बैग निकालकर पिन ढूंढकर लड़की को दे दी। लड़की ने धन्यवाद कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने मोबाइल देखकर उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिवेट होती है। जिस नाम से ये सिम खरीदी गई है उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, तुम बता देना। लड़की फुसफुसाई। ओह, मैंने तसल्ली देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। वो अपने एक हाथ के नाखून चबा रही थी, मानो जैसे किसी परेशानी में हो। मैंने फिर धीमे स्वर से कहा, आपको कहीं फ़ोन करना हो तो मेरे फ़ोन से कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, धन्यवाद। फिर लड़की बोली, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपको कहाँ उतरना है? लड़की ने कहा, मुंबई। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मुंबई ही जा रहा हूँ, 2 दिन का काम है। आप मुंबई में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, मुंबई में कोई काम नहीं, ना मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता बस पूछा। वो बोली, दरअसल ये तीसरी ट्रेन है जिसमें अभी मैं हूँ और मुंबई से चौथी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, आखिर किस कैद में थी ये मासूम अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे वही शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा ही करो। दरअसल मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने ऐसे ही हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। मुंबई से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेगा और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? वो बोली, जी हाँ। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप यह बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने सावधानी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और 2-4 दबंग भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, रीना, सीमा, बीना, कजली, नेहा, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे चॉकलेट दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं स्कूल में। वो बोली, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने उसके हाथ से चॉकलेट लेते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई? वो बोली, 19। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। मैंने टॉन्ट किया। वो मुस्कुराई। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 29 साल है, यानी 11 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग भी रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया।
मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नजर नहीं आ रहे हैं। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उसने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल नॉर्मल रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया। ये बात बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा आशिक काफ़ी समझदार है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 4 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की भी शर्माते हुए बोली, हाँ, टैलेंटेड तो है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 6 साल हुए हैं, मेरी एक बेटी है 3 साल की, ये देखो उसकी फ़ोटो। मेरे फ़ोन पर मेरी बेटी की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब ये पैदा हुई तब मैं सऊदी में था, एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही शहर में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बेटी को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशी मेरे हाथ में है। 60 दिन की छुट्टी लेकर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बेटी का बचपन बीतता रहे, उधर मैं पूरी करोड़ों कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बेटी का बचपन लाखों का। उसने पूछा, क्या पत्नी और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी फॉर्मेलिटी से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना। अपनी बेटी को बड़ा होता देखने के लिए मैं सऊदी अरब वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की बोली, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी सच है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने की कुछ भी वजह हो सकती है। मेरा कास्ट, मेरा खानदान, घर परिवार या मेरा स्टेटस, इन्हीं में से कोई चीज़ होती है जिसको इस्तेमाल करके जुड़ते हुए रिश्तों की डोर को काटा जा सकता है। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति जताई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, कुछ नहीं किया। उसके पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। रागनी ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी पत्नी का नाम रागनी है। मैंने साफ साफ मना कर दिया। वो कई दिनों तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोरों में लड़के की इज्जत और शान पर कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, जबकि लड़की का पूरा कुल खानदान उसमें पिस जाता है। फिल्मों में नायक होता है जो अपनी प्रेमिका को भगा ले जाए, मगर वास्तविक जीवन में प्रेमिका को भगाकर शादी करने वाला नायक ही नालायक माना जाता है। लड़की भगाने वाले लड़के के दोस्त में उस लड़के का दर्जा बुलंद हो जाता है। भगाने वाला लड़का हीरो माना जाता है, लेकिन इसके उल्टा जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो बेशर्म कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू किस्म की कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्द लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 70 साल की बूढ़ी भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोड़ने का ये दोहरा मापदंड गलत है। लोगों का ये नज़रिया गलत है, मगर लोग समाज की ये तो यही सोच है।
भागने वाली लड़की की भद्दी तस्वीर होती है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की पीठ को छलनी करके सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे माता पिता को दुखी करके अपनी ख्वाहिशों का घर नहीं बना सकता। वो अपने नाखून को फिर अपने दांतों से काटने लगी। थोड़ी देर बाद उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर 2-4 घूंट पानी पी ली और एक लंबी सांस ली। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा कर ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक अंजल त्याग देती। इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्यार करूं उसके माता पिता मेरे माता पिता के समान ही हैं। चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि रागिनी की एंगेजमेंट कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। रागिनी और उसके फियांसी की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को हार दो, वगैरह वगैरह। वे लोग बोले, हमारे यहाँ रिवाज है। लड़का भी इस रीति रिवाज को मानने वाला था। वो रिश्ता मैंने साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तुड़वा डाला। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना तो वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़ी की पसंद भी हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकते हैं। लड़की ने फिर से पानी का एक घूंट पिया और मैंने भी लड़की को तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जिसमें संतान और माता पिता दोनों की सहमति हो। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है। ना ही तुम्हें प्यार का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है प्यार का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये प्यार है। तुमने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया, ये इश्क है। नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में प्यार भर दिया गया। जिसने प्यार को भरा वो प्यार में नहीं, मतलब तुम जिसके साथ भागने जा रही हो वो प्यार में नहीं बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो प्यार में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 4 ट्रेनें नहीं बदल पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं दीवाना हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जिस नाम से कोई नहीं जानता उसे। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, अकल अय्यार है सो भेद बदल लेती है। प्यार बेचारा न मुल्ला है न जाहिद और न हकीम है। लड़की अचानक से कहीं खोसी गई। उसकी मुस्कुराहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना ही पानी पिएगी, जबकि तुम्हें अपने प्रेमी को आजमा कर देखना चाहिए था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता ना दिमाग पर। वो तो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लोंडे लफंगे को जो प्यार हो जाता है वो प्यार नहीं है, वो फिल्मों जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को देखने लगा, लेकिन मन की नज़र उसकी तरफ ही था। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा तो सिम एक्टिवेट हो चुका था। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं के सागर
उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। उसने मुझसे कहा, आपने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोका, उसके लिए धन्यवाद। मैं मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराया। सही फैसला तो तुमने लिया। और फिर हम दोनों अपनी अपनी मंजिल पर निकल पड़े। दोस्तों, लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से करें। और ये कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल से वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।